नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। मैं हूं गौरव सावंत। उत्तर प्रदेश के चुनावी घमासान में एक बार फिर जिन्ना और पाकिस्तान ने एंट्री मारी है। अखिलेश यादव ने अपने इंटरव्यू में पाकिस्तान के बहाने भारतीय जनता पार्टी पर निशाना साधा। उसे वोटों के लिए पाकिस्तान को निशाना बनाने का आरोप लगाया तो भारतीय जनता पार्टी भी पूरे लाव लश्कर के साथ मुसलमान पाकिस्तान के दंगल में कूद पड़ी और अखिलेश यादव पर किया जबरदस्त पलटवार। जिन्ना को लेकर कौन आया? जिन्ना को लेकर अखिलेश आया। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, जिन्ना एक ही संस्था में पढ़ करके बैरिस्टर बन करके आए। जिन्ना से जो करे प्यार वो पाकिस्तान से कैसे करे इनकार। यूपी में जैसे जैसे चुनावी जंग परवान चढ़ रही है, घमासान तेज होता जा रहा है। तरकश से नए नए तीर निकल रहे हैं, पुराने हथियारों को धारदार बनाए जा रहे हैं। जिन्ना फिर से जिंदा हो गए, पाकिस्तान ने फिर से एंट्री मार ली। जिन्ना से जो करे प्यार वो पाकिस्तान से कैसे करे इनकार। आपने देखा है जिन्ना 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 का रट लगाते हुए इस चुनाव में अखिलेश यादव उतरे थे और आज जिन्ना से एक पायदान ऊपर पाकिस्तान तक वो पहुंच गए। यूपी में तारीखों के ऐलान से पहले ही अखिलेश ने जिन्ना को क्रांतिकारी बताकर नया दांव चला था। अब एक इंटरव्यू में अखिलेश ने कहा कि भारत का असली दुश्मन चीन है। बीजेपी सिर्फ वोटों की खातिर पाकिस्तान को निशाना बनाती है। फिर क्या, बीजेपी को तो मानो मनमाफिक मुद्दा मिल गया। हर समय जिस प्रकार पाकिस्तान भारत के ऊपर षड्यंत्र के अंतर्गत आतंकवादी हमले करता है, क्या भारत का दुश्मन पाकिस्तान नहीं? आपका यह कहना कि भारत का असली दुश्मन पाकिस्तान नहीं है, ये तो भारतीय जनता पार्टी पाकिस्तान को दुश्मन बना रही है। मैं तो इतना कहना चाहूंगा और बिल्कुल स्पष्ट कहूंगा, चाहे अखिलेश जी बुरा माने, जिन्ना से जो करे प्यार वो पाकिस्तान से कैसे करे इनकार। आप कहते हैं कि जब चुनाव होता है तो भारतीय जनता पार्टी पाकिस्तान को खींचकर लाती है। हम नहीं लाते, हम नहीं लाते हैं। आज सुबह का आप देख लीजिए संदेश, योगी आदित्यनाथ जी का क्या संदेश है। स्थापना दिवस के अवसर पर योगी आदित्यनाथ जी का एक ही संदेश है और वो संदेश विकास है। किस प्रकार अर्थनीति आगे बढ़ी है उसका है। और आज स्थापना दिवस के अवसर पर एक ही संदेश अखिलेश यादव जी का है जो अखबार की सुर्खियां बन के छपी है कि पाकिस्तान भारत का दुश्मन नहीं है। पाकिस्तान को लेकर कौन आया? पाकिस्तान को लेकर अखिलेश आया। जिन्ना को लेकर कौन आया? जिन्ना को लेकर अखिलेश आया। बात निकली तो दूर तलक चली गई। बीजेपी अंडरवर्ल्ड डॉन याकूब मेनन से लेकर मुंबई हमले के गुनहगार आतंकी कसाब तक पहुंच गई और निशाने पर समाजवादी पार्टी आ गई। कि अखिलेश जी शुक्र मनाइए कि याकूब मेमन को फांसी हो गई है, वरना मैं बिल्कुल सीना ठोक के कह सकता हूं कि अखिलेश जी का बस चलता तो याकूब मेमन को भी नाहिद हसन के साथ चुनावी मैदान पे उतारते। शुक्र है कसाब को फांसी हो चुका है, वरना जिन्ना को तो उतारे ही थे। शारीरिक रूप से कसाब को भी स्टार प्रचारक के रूप में उत्तर प्रदेश में उतारने से झिझकते नहीं अखिलेश यादव। उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की लाचारी तो देखो, 5 साल सरकार चलाने के बाद भी अपना काम नहीं गिना पा रहे हैं। अभी भी वही भारतीय जनता पार्टी पुराना ढर्रा, कैसे समाज के अंदर में विघटन फैलाएं, कैसे नफरत की राजनीति करे। लेकिन उत्तर प्रदेश की जनता इस बार जागरूक है, वो विकास के नाम पे वोट करेगी। वो जानती है कि उत्तर प्रदेश में कोई विकास कर सकता है तो समाजवादी पार्टी कर सकती है। 10 मार्च को समाजवादी पार्टी की सरकार बनेगी, भारतीय जनता पार्टी की विदाई होगी। यूपी की सियासत दंगा पलायन अब्बाजान तक तो आ ही गई थी। अब जिन्ना और पाकिस्तान ने भी जगह बना ली। अखिलेश ने 3 महीने पहले जिन्ना के जिन को बोतल से निकाला था। तब शायद मुसलमान वोट के बिखराव को रोकना मकसद होगा, लेकिन बीजेपी भी उसी पिच पर कूदने में देर नहीं लगाई। सरदार पटेल जी, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, जिन्ना एक ही संस्था में पढ़ करके बैरिस्टर बन करके आए थे। एक ही जगह पर पढ़ाई लिखाई की उन्होंने, वो बैरिस्टर बनी। उन्होंने आजादी दिलाई। उनका वो विभाजनकारी मानसिकता एक बार फिर से सामने
गई जब उन्होंने सरदार पटेल को जिन्ना के समकक्ष रख करके देश तोड़क जिन्ना को महिमा मंडित करने का प्रयास किया है। मुझे लगता है भारत की जनता इस विभाजनकारी मानसिकता को कभी स्वीकार नहीं करेगी और उत्तर प्रदेश की जनता को हरगिज स्वीकार नहीं करेगी। यूपी में पहली चुनावी जंग पश्चिमी यूपी में है, जहां हिंदू मुसलमान दांव खूब चलता है। गन्ना और जिन्ना बीजेपी को भी सूट करते हैं और समाजवादी पार्टी को भी। अब इस रेस में किसे नफा होता है और किसे नुकसान, ये तो चुनावी नतीजे ही बताएंगे। आज तक वो पाकिस्तान से कैसे करे इंकार। और उत्तर प्रदेश की चुनावी जंग में अब्बा जान भी एक बार फिर लौट आए हैं। 80-20 वाले बयान पर चौंकाने पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक बार फिर अब्बा जान का जिक्र किया। दांव चला, मामला पेंशन का था, घेरना अखिलेश यादव का था, लेकिन जुबान पर आ गए अब्बा जान। कुछ भी बोल दो, कहते हैं पुरानी पेंशन बहाल करेंगे। जब ये पुरानी पेंशन रोकी गई थी तब उनके अब्बा जान ही प्रदेश के मुख्यमंत्री थे। भाजपा की सरकार बनी, योगी जी ने कानून और व्यवस्था को सुधारा है। हमें पलायन करने वाले पलायन कर गए। मैं आपसे कहूंगा कि मुख्यमंत्री जी को वो गाना सुनवा दीजिए। सपा की सरकार के समय तो यहाँ से पलायन होता था, आम जनता का भी, उद्योग का भी, व्यापारियों का भी। उत्तर प्रदेश की जनता बदलाव चाहती है और उत्तर प्रदेश की जनता एक झूठ बोलने वाली सरकार को हटाना चाहती है। पश्चिमी यूपी में ध्रुवीकरण का इतिहास रहा है, फिर भला वर्तमान इससे कैसे दूर रहे। फिजा में फिर दंगा, पलायन, अब्बा जान और हिंदू मुसलमान जैसे शब्द तैरने लगे। चुनावी भाषण तो इसके बिना खत्म ही नहीं हो रहा। कल गाजियाबाद में घर घर प्रचार करने निकले सीएम योगी ने हुंकार भरी तो दंगा, पलायन से लेकर अब्बा जान तक पहुंच गए। मालूम नहीं कि उनको आना नहीं है, इसलिए कुछ भी बोल दो, कुछ भी बोल दो। कहते हैं पुरानी पेंशन बहाल करेंगे। जब ये पुरानी पेंशन रोकी गई थी तब उनके अब्बा जान ही प्रदेश के मुख्यमंत्री थे। पेशेवर माफिया और अपराधियों को सत्ता का संरक्षण दिया और फिर जो दंगों का सिलसिला शुरू हुआ प्रदेश के अंदर, वो थमने का नाम ही नहीं ले रहा था। वो तब थमा जब ये आहट हो गई कि क्या बीजेपी आने वाली है। चुनावी तारीख आते ही 80-20 फॉर्मूला वाला बयान देकर सीएम योगी ने बता दिया था कि यूपी में प्रचार का रुख क्या होगा। इसके बाद तो विकास बनाम हिंदू मुसलमान की जंग ही छिड़ गई। ये चुनाव 80 बनाम 20 का होगा। 80% समर्थन एक तरफ होगा, 20% दूसरी तरफ होगा और मुझे लगता 80% सकारात्मक ऊर्जा के साथ आगे बढ़ेंगे। 20% हमेशा विरोध किए हैं, विरोध करेंगे, लेकिन सत्ता बीजेपी की आएगी। बीजेपी फिर सबका साथ, सबके विकास के अभियान को आगे बढ़ाने का कार्य करेगी। ना हमने कहा जिस सबके लिए हमने काम किया है और सबका हमें समर्थन मिलेगा। 20% वोटों में ये सपा, बसपा, कांग्रेस आदि जो राजनीतिक दल है उसके अंदर सिमट करके रह जाएंगे, क्योंकि ये जातिवादी राजनीति करते हैं, ये तुष्टीकरण की राजनीति करते हैं, ये गुंडों, अपराधियों, माफियाओं को संरक्षण देने वाली राजनीति करते हैं। पश्चिमी यूपी की सियासत ध्रुवीकरण और तुष्टीकरण के इर्द गिर्द घूम रही है। पिछले चुनाव में दंगा पलायन का दांव खूब चला। बीजेपी इस रेस में बाजी मार गई, उसे झोली भर भर कर सीटें मिली। इस बार भी जोर इसी पर है। 5 साल में पश्चिमी यूपी की सियासत बदल गई है। किसान आंदोलन से ध्रुवीकरण का जोर कमजोर पड़ा। अब तो ये भी देखना है कि सियासी समर में किसान क्या गुल खिलाते हैं। 2.5 महीने के प्रवास पे उत्तर प्रदेश के सरकारी मेहमान हैं, हिंदू, मुस्लिम और जिन्ना। 15 मार्च तक यहाँ पर रहेंगे, प्रवचन देंगे, सरकारी स्टेज से प्रवचन देंगे। उनके प्रवचनों में नहीं जनता को आना। यूपी में पहले दौर में पश्चिमी यूपी के उन सीटों पर मतदान है जहां मुसलमान बड़ा फैक्टर हैं। आंकड़ों पर गौर करें तो अलीगढ़ में 42.64%, मुजफ्फरनगर में 41.3%,
मेरठ में 34.43%, हापुड़ में 32.12%, शामली में 28.1%, बागपत में 27.98%, गाजियाबाद में 25.35% और बुलंदशहर में 22.22% मुसलमान हैं। ये वोट ही यहाँ की सियासत तय करते हैं। ध्रुवीकरण और तुष्टीकरण भी इसी का नतीजा है। फिर चुनावी पारा चढ़ेगा तो दंगा, पलायन, जिन्ना अब्बाजान के नारे तो शोर मचाएंगे ही। आज तक ब्यूरो। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में कैराना भारतीय जनता पार्टी की जीत की प्रयोगशाला भी रही है। 2014 और 2017 में कैराना और पश्चिमी उत्तर प्रदेश से जीत की बयार बही और यही कारण है कि भारतीय जनता पार्टी ने चुनाव प्रचार में कैराना पर पूरा फोकस किया है। अमित शाह, केंद्रीय गृह मंत्री, ने भी चुनाव प्रचार की शुरुआत कैराना से की और प्रचार के केंद्र में थे पलायन के बाद लौटे कैराना के हिंदू व्यापारी परिवार। कैराना बीजेपी का हॉट फॉर्मूला रहा है। यही कारण है कि बीजेपी ने पश्चिम यूपी में फिर परचम लहराने के लिए इसी दांव पर भरोसा किया। अमित शाह ने चुनावी प्रचार का आगाज भी यहीं से किया। डोर टू डोर कैंपेन में अमित शाह ने उन्हीं दरवाजे को खटखटाया जो पलायन के बाद फिर से लौटे। यही कैराना है जहां पहले से लोग पलायन कर रहे। आज मैं जब राउंड लेने निकला, उन्होंने कहा मोदी जी की कृपा हो गई, भाजपा की सरकार बनी, योगी जी ने कानून और व्यवस्था को सुधारा है, हमें पलायन करने वाले पलायन कर गए। ये जो आत्मविश्वास उत्तर प्रदेश की जनता में मैं देख रहा हूं, मुझे लगता है कि आने वाले दिनों में उत्तर प्रदेश भारत का सबसे विकसित राज्य बनने जा रहा है। कैराना एक चुनावी सिंबल है जिसकी याद आते ही 2014 के वो पोस्टर याद आने लगते हैं। इन पोस्टरों का अब नामो निशान नहीं है। दीवारों पर लिखे अल्फाज भी मिट गए, लेकिन सियासी फिजा में ये अब भी तैर रहे हैं। बार बार उन्हें उकेरा जा रहा है, डर दिखाया जा रहा है। हमने जाति, मत, मजहब, क्षेत्र, भाषा के आधार पर शासन की योजनाओं में कोई भेदभाव नहीं किया, लेकिन हां, तुष्टीकरण भी नहीं होने दिया। पर्व और त्योहार शांतिपूर्ण तरीके से मनाने दिए गए, लेकिन सुरक्षा के साथ किसी को खिलवाड़ नहीं करने दिया गया। उनका जातिवादी सोच परिवार तक सीमित था। उनकी विकास की सोच अपने स्वयं के परिवार के विकास की थी। हमारा राष्ट्रवादी सोच सबका साथ, सबके विकास का है। मुझे ये बताएं, भारतीय जनता पार्टी के लोग उत्तराखंड के पलायन के बारे में क्यों नहीं बोल रहे हैं? और मुझे याद है कि जिस समय सूची जारी की थी भारतीय जनता पार्टी ने पलायन की, वो झूठी सूची थी। भारतीय जनता पार्टी की कोशिश है कि चुनाव विकास पे नहीं हो, चुनाव नौकरी पर न हो, चुनाव महंगाई पर न हो, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी पर महंगाई का जवाब नहीं है। अब तो कैराना के उम्मीदवारों पर भी जंग छिड़ गई है। बीजेपी ने समाजवादी पार्टी आरएलडी गठबंधन के प्रत्याशी नाहिद हसन को पलायन का जिम्मेदार बताकर सियासी तूफान खड़ा कर दिया। नाहिद पर गैंगस्टर एक्ट लगाया गया था और उम्मीदवारी घोषित किए जाने के 2 दिन बाद ही उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। कैराना में हिंदू व्यापारियों के पलायन के लिए जिम्मेदार लोगों को टिकट देना इस समाजवादी पार्टी और गठबंधन के चरित्र को उजागर कर देता है। तो अगर उनको गिरफ्तार कर लिया है तो उनके परिवार में जिनके ऊपर एक भी मुकदमा नहीं होगा, उनको टिकट दें। कैराना फॉर्मूला से ही बीजेपी ने 2017 में पश्चिमी यूपी में 136 में से 109 सीटें बटोरी थी। इस बार इसे दोहराने की चुनौती है, तो पलायन के साथ बात दंगा, हज हाउस और मानसरोवर भवन तक पहुंच गई। आस्था को सम्मान किस कदर आज अयोध्या में राम जन्मभूमि पर भगवान राम का भव्य मंदिर बन रहा है। काशी में काशी विश्वनाथ धाम का निर्माण कार्य पूरा हो गया है। आपके गाजियाबाद में कैलाश मानसरोवर भवन का निर्माण हो गया है। पहले यहां हज हाउस बनता था, नियमों की अनदेखी करते हुए। आज हज हाउस नहीं, आज तो भाइयों बहनों कैलाश मानसरोवर का भवन बन रहा है। इस तरह से इन्होंने धर्मार्थ मंत्रालय को डिफंक कर दिया था और ये कब्रिस्तान और हज हाउसेस बना रहे थे।
इन्होंने ये नहीं सोचा था कि यहाँ पर और लोग हैं जो तीर्थार्थी जाते हैं। मानसरोवर भवन नहीं बनाया इन्होंने, तो वो भारतीय जनता पार्टी ने बनाया है। तो ये तो हम सबका साथ सबका विकास की बात करते हैं, ये तुष्टीकरण की बात करते हैं। इन्हें कब्रिस्तान और हज हाउस के अलावा कुछ दिखता ही नहीं है। पलायन और दंगे के मुद्दे चुनाव दर चुनाव काम आते रहे हैं, लेकिन 2022 में ये कितने कारगर रहेंगे, ये बड़ा सवाल है। डर तो ये है कि कहीं काठ की हांडी बार बार चढ़ाने से जल न जाए। आज तक ब्यूरो। वैसे उत्तर प्रदेश के चुनावों में मुद्दों की कमी नहीं है। हज हाउस की भी बात हो रही है, मानसरोवर भवन की, या जिन्ना पाकिस्तान के मुद्दे हैं। ये भावुक है, लेकिन असल मुद्दों पर भी जमकर जंग हो रही है। बिजली की बात हो, पेंशन की बात हो, सुरक्षा की बात हो, महिला सुरक्षा की बात हो, या फिर माफिया राज, ये सभी मुद्दे इस चुनाव में उत्तर प्रदेश में आ रहे हैं। फर्क साफ है। समाजवादी पार्टी की सरकार बनी, उस समय के मुख्यमंत्री और वहां के उस समय के मंत्रीगण पहले अपना बंगला बनाते थे। हमारी सरकार बनी, हमने 43 लाख गरीबों को एक एक आवास उपलब्ध कराया। यूपी की चुनावी लड़ाई है। इसमें वादे हैं, दावे और जोरदार इरादे भी हैं। इसमें विरोधियों पर वार है तो विरोधियों के वार पर पलटवार है। इसकी एक वानगी पेश है। कहते हैं सरकार बनाएंगे, 300 यूनिट बिजली फ्री देंगे। अरे तुम तो जब सरकार थी तब क्या कर रहे थे? तब तो अंधेरे में रखते थे पूरे प्रदेश को। जब समाजवादी पार्टी की सरकार थी क्या बिजली मिलती थी? तो आज कैसे कहते हैं वे, क्योंकि हम कैसे कहते हैं कि सरकार आएगी 300 यूनिट बिजली फ्री दे देंगे, जब बिजली नहीं देंगे तो फ्री कहां से? मुख्यमंत्री जी पिछले 4.5 साल में बिजली के कारखाने का नाम नहीं रट पाए, और अगर नाम रटा होता उन्होंने तो शायद बिजली के कारखाने का नाम वो बताते। मैं इसमें ये कह सकता हूं कि भारतीय जनता पार्टी बताए 4.5 साल में उन्होंने कौन सा एक बिजली का कारखाना लगाया। लेकिन बीजेपी यूपी में असली मुद्दा तो लड़कियों की सुरक्षा का बना रही है। अपर्णा यादव, अदिति सिंह, प्रियंका मौर्य को उतारकर बीजेपी ये दिखाने की कोशिश कर रही है कि असल मुद्दा यही है। लेकिन विरोधी इससे सहमत नहीं कि यूपी के हालात बेहतर हुए हैं। उत्तर प्रदेश को 5 वर्ष पहले याद कीजिए, गुंडा राज, माफिया राज के लिए जाना जाता था, असुरक्षित जाना जाता था। आज उत्तर प्रदेश की बहू और बेटी अपने आप को सुरक्षित महसूस करती है उत्तर प्रदेश में, तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार के कारण। माँ बहनों के साथ जो अन्याय अत्याचार है वो रात को छोड़े दिन में नहीं निकल सकती। गृह मंत्री जी कहते हैं कि सोना पहन के निकल जाए, यहाँ तो बहन बेटियां रात के दिन के उजाले में नहीं चल सकती। तो ये जो अन्याय हुआ है उत्तर प्रदेश में, इसका हिसाब जनता जरूर लेगी। चुनाव योगी सरकार लड़कियों की सुरक्षा का मुद्दा लेकर चुनाव मैदान में है तो अपराधियों की सफाई का सेहरा भी बांध रही है, जिस दावे पर अखिलेश को सख्त ऐतराज है। समाजवादी पार्टी को जब 2012 में सत्ता मिली तो समाजवादी पार्टी ने पहला निर्णय लिया था श्री राम जन्मभूमि पर आतंकी हमला करने वाले आतंकवादियों के मुकदमों को वापस लेने का। फर्क साफ है, उनको सत्ता मिली, उन्होंने आतंकवादियों के मुकदमों को वापस लिया। पेशेवर माफिया और अपराधियों को सत्ता का संरक्षण दिया, और फिर जो दंगों का सिलसिला शुरू हुआ प्रदेश के अंदर, वो थमने का नाम ही नहीं ले रहा था। वो तब थमा जब ये आहट हो गई कि क्या बीजेपी आने वाली है। उत्तर प्रदेश में जिस तरीके से खुलेआम मर्डर हुए, पूरे देश ने देखा कि गृह राज्य मंत्री के बेटे ने किसानों को गाड़ी से कुचल दिया। वो गोरखपुर की हत्या कौन भूल सकेगा? वो हाथरस की बेटी के साथ जो अन्याय वो कौन भूलेगा? ये भारतीय जनता पार्टी के पास जवाब नहीं है, इसलिए जानबूझ करके बहस को इस तरीके से उलझाना चाहते हैं। अगर कोई तमंचेबाज है, अगर कोई अपराधियों को संरक्षण देता है, तो गोरखपुर से ज्यादा संरक्षण अपराधियों को कहीं नहीं मिला। मुद्दों की कमी नहीं है यूपी में, ये काल तो वैसे भी कोरोना का है, लिहाजा ये कैसे छूट सकता है? भाइयों बहनों, कोरोना कालखंड में आपने देखा होगा सपा गायब थी, बसपा का कहीं अता पता नहीं था, कांग्रेस के भाई बहन भी नदारद थे, केंद्र सरकार
देश की चिंता कर रही थी, प्रदेश सरकार प्रदेश की चिंता कर रही थी और भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता सेवा ही संगठन है मंत्र मान करके एक एक व्यक्ति के जीवन और जीविका को बचाने के लिए जद्दोजहद कर रहा है। जब संकट का साथी भारतीय जनता पार्टी है तो वोट लेने का अधिकारी भी तो भारतीय जनता पार्टी ही होगी। इस जुबानी जंग में कांग्रेस थोड़ा पीछे नजर आ रही है। वो महंगाई, किसान और रोजगार के मुद्दे के साथ मैदान में है। आज उत्तर प्रदेश में सबसे बड़ी समस्याएं क्या है? समस्या ये है कि महिला के पास गैस सिलेंडर भी है तो वो भरवा नहीं पा रही, वो नया खरीद नहीं पा रही। समस्या ये है कि सरसों की तेल जो है 200 रुपए बोतल मिल रही है। समस्या ये है कि किसानों को अपने फसल का दाम नहीं मिल रहा है। खाद की लाइन में किसानों की मृत्यु हो रही है, किसान आत्महत्या कर रहा है, किसानों को कुचला जा रहा है और जो कुचलने वाला है उसको पुलिस और प्रशासन बचा रही है, लेकिन किसानों के लिए कुछ नहीं कर रही है। यूपी में 10 फरवरी को पहले चरण का मतदान है। देखते रहिए आगे और क्या मुद्दे आते हैं। गाजियाबाद से अमित भारद्वाज के साथ आज तक ब्यूरो। और आज तक पर हम आपको सीधे लिए चलते हैं बीजेपी हेडक्वार्टर्स, जहां पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा पंजाब सीट बंटवारे का जिक्र कर रहे हैं। सुनिए। बहुत ही सीरियसली और बहुत ही महत्वपूर्ण चुनाव है, इस दृष्टि से इसको लेते हैं। हमारे लिए पंजाब स्टेट एक बॉर्डर स्टेट है और बॉर्डर स्टेट के साथ साथ यह देश की सुरक्षा से जुड़ा हुआ प्रदेश है और देश के महत्वपूर्ण सुरक्षा के विषय के लिए पंजाब का स्टेबल रहना और मजबूत सरकार बनना यह देश की आवश्यकता है, यह प्रदेश की आवश्यकता है। लगभग 600 किलोमीटर का बॉर्डर हमारा पाकिस्तान के साथ लगता है। राइट फ्रॉम पठानकोट टू फाजिल्का 600 लॉन्ग किलोमीटर्स का बॉर्डर हमारा पंजाब का पाकिस्तान के साथ लगता है और हमें मालूम है कि पाकिस्तान की हरकतें वेस्ट से हमारे देश के लिए किस तरीके के रहे हैं वो भी हम सबको मालूम है। कैप्टन साहब ने इसका जिक्र भी किया है कई बार और भारतीय जनता पार्टी तो राष्ट्रीयता के विषय को लेकर के हमेशा आगे बढ़ती रही है। तो हम लोगों ने वहाँ पर जो देखा है, एक तो ड्रग्स की स्मगलिंग, आर्म्स की स्मगलिंग, एम्यूनिशंस की स्मगलिंग और सोफिस्टिकेटेड वेपन्स को स्मगल करने का काम तो पाकिस्तान की ओर से हमेशा यहाँ भेजने का काम, इस तरीके का प्रयास, कुत्सित प्रयास चलता रहता है। साथ ही साथ ड्रोन्स के मदद से यहाँ ड्रग्स, एम्यूनिशन इसको भी पहुँचाने की कोशिश, एक कुत्सित प्रयास चलती रहती है। इसलिए सिक्योरिटी इज अ वेरी इंपॉर्टेंट इशू एज फार एज पंजाब इलेक्शन इज कंसर्न। इसको हमको ध्यान में रखना चाहिए। हम सबको मालूम है कि हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी जी के विजनरी और डायनेमिक लीडरशिप में देश बहुत तीव्र गति से आगे बढ़ रहा है और देश एक तरीके से लीप्स एंड बाउंड में आगे बढ़ रहा है, छलांग लगाता हुआ आगे बढ़ रहा है हर दृष्टि से। उसको डिरेल करने का कुत्सित प्रयास देश विरोधी ताकतें करती हैं और उस डिरेलमेंट में पंजाब के थ्रू एक्टिविटी हो, वेस्टर्न बॉर्डर पर एक्टिविटी हो, यह देश विरोधी ताकतों की हमेशा मंशा रहती है। इसलिए यह चुनाव और पंजाब स्टेट हम सब के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। जहां तक इलेक्शन का सवाल है, दिस एनडीए अलायंस डज नॉट ओनली सी एज ए चेंज ऑफ रिजीम, यह सिर्फ सत्ता परिवर्तन का ही माध्यम हम नहीं मान रहे हैं इसको। यह कोई सरकार बदलना ही इसका उद्देश्य नहीं है। यह चुनाव आने वाली पीढ़ियों को सुरक्षित करने के लिए और पंजाब को स्टेबिलिटी देने का चुनाव है और ये अलायंस जो हमारी है वो उसको उसी तरीके से देख रही है। अगर पंजाब स्टेबल होता है तो और सेफ होता है तो देश सुरक्षित रहता है। और जहाँ तक पंजाब का सवाल है, पंजाब ने देश को
जो दिया है और जिस तरीके से लीडरशिप दी है वह हमेशा सराहनीय रही है। अगर हम पंजाब की बात करें, डिफेंस में the contribution of पंजाब कैन नेवर बी फॉरगॉटन, कभी हम भूल नहीं सकते हैं। देश की सुरक्षा में जिस तरीके से पंजाब के लोगों ने अपने आप को बलिदान दिया है डिफेंस के दृष्टि से, उसी तरीके से फूड सिक्योरिटी के दृष्टि से भी देखा जाए तो पंजाब ने जो लीडरशिप दी है उसको भी देश याद रखता है और उस फूड सिक्योरिटी ने देश को बहुत बड़ी ताकत दी है। पंजाब ने हमेशा हमारे आशाओं को पूरा किया है। इट हैज़ ऑलवेज फुलफिल्ड द एक्सपेक्टेशंस ऑफ द पीपल ऑफ द कंट्री। इसलिए पंजाब हैज़ बीन अ लीडर इन इट्स ओन वे और उन्होंने हम लोगों को दिया, हम लोगों को देश को एक दृष्टि से दृष्टि भी दी, दिशा भी दी है और ताकत भी प्रदान की है। इसको हमको ध्यान में रखना चाहिए। अगर हम सैक्रिफाइस की बात करें तो हम कभी भी गुरु गोविंद सिंह जी के बलिदान को नहीं भूल सकते, उनका हम योगदान को हम नहीं भूल सकते हैं। गुरु तेग बहादुर जी के बलिदान को हम नहीं भूल सकते हैं, जिनको हम हिंदी चादर के रूप में जानते हैं। उसी तरीके से अगर हम देखें तो जो शौर्य और बलिदान पंजाब का रहा है उसको सदा सदा भारत का इतिहास याद रखेगा। इसलिए वैलर और सैक्रिफाइस ऑफ पंजाब इज ऑलवेज केप्ट इन हाई एस्टीम एंड उसको हम पूरी इज्जत और पूरे याद करते हुए उसको हमेशा जो उन्होंने शहादत दी है, जो उन्होंने बलिदान दिया है, जो उन्होंने शौर्य दिखाया है, उसको उस देश हमेशा नमन करता है और याद करता है। पंजाब ने हम लोगों को सांस्कृतिक दृष्टि से भी नेतृत्व दिया है। पंजाब ने हम लोगों को राजनीतिक दृष्टि से भी नेतृत्व दिया है और पंजाब ने आर्थिक दृष्टि से भी हमको नेतृत्व दिया है। सेंटर स्टेज पर अगर देखा जाए तो आज़ादी की लड़ाई में लाला लाजपत राय का योगदान हो, फिर चाहे शहीद भगत सिंह का योगदान हो, कभी भी देश नहीं भूल सकता है और देश हमेशा याद रखेगा उस बलिदान को। इसको भी हमको ध्यान में रखना चाहिए। अगर हम बात करें बलिदान की दृष्टि से तो जब मैंने कहा कि शहीद भगत सिंह को हम याद रखते हैं तो उसी तरीके से मास्टर तारा सिंह जी के भी कंट्रीब्यूशन को हम नहीं भूल सकते हैं। पंजाब को बहुत कुछ दिया है, पंजाब ने देश को बहुत कुछ दिया है, ये हमको ध्यान में रखना चाहिए। जहां तक आज पंजाब की स्थिति है, इट नीड्स अ स्पेशल अटेंशन। आज एक विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है। पंजाब एक प्रोग्रेसिव स्टेट होने के बावजूद आज 3 लाख करोड़ के डेट में खड़ा है और उसी के साथ साथ जो यह डेवलपमेंट इंडेक्स पर खड़ा था, धीरे धीरे खिसकते हुए ये नीचे की ओर आया है और इसीलिए इस स्टेट को आर्थिक दृष्टि से सबल बनाना, सफल बनाना और ठीक दृष्टि से आगे ले जाना, यह हम सब की जिम्मेवारी होती है और एनडीए अलायंस का यह उद्देश्य रहेगा टू ब्रिंग बैक पंजाब ऑन ट्रैक और उसको फिर से गति के साथ आगे बढ़ाने के लिए एक सिंसियर एफर्ट किया जाए और इसके लिए सेंटर स्टेट रिलेशनशिप स्टेबिलिटी के लिए भी और सेफ्टी के लिए और सिक्योरिटी के लिए यह भी बहुत आवश्यक है। इसको हमको ध्यान में रखना चाहिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का पंजाब के प्रति एक विशेष लगाव, एक विशेष प्यार, एक विशेष प्रेम, अ टाइप ऑफ बॉन्डिंग विद पंजाब प्राइम मिनिस्टर मोदी जी का है, यह हम सब लोग जानते हैं। और फिर मैं ये कहने के लिए नहीं कह रहा हूं, अभी आपने देखा होगा 26 तारीख को 26 दिसंबर को वीर बाल दिवस के रूप में मनाना और हमारे गुरु गोविंद सिंह जी के शहजादे बाबा जोरावर सिंह, शहजादे बाबा फतेह सिंह, उनकी शहादत को याद करते हुए 26 दिसंबर को वीर बाल दिवस के रूप में मनाना, यह बताता है कि पंजाब ने जो सैक्रिफाइस किया है उसको प्रधानमंत्री जी किस तरीके से देश के साथ, बाल दिवस के साथ उसको जोड़ करके देखते हैं, वो हम सबके ध्यान में आता है। जो काम मोदी जी ने सिख भाइयों के लिए किया है, इट इज़ अ मैटर ऑफ प्राइड फॉर ऑल ऑफ अस
कि वो काम जो बड़े लंबे समय से लंबित थे, उन कामों को पूरा करने का काम मोदी जी ने किया है। एंड अगेन आई विल नरेट, अगर FCRA का प्रतिबंध हरमंदिर साहब से हटा है और आज FCRA के बाहर हम के प्रतिबंध न लगने के कारण जो फॉरेन कंट्रीब्यूशन हरमंदिर साहब को मिल सकता है, इसका भी फैसला प्रधानमंत्री मोदी जी ने लिया। उसी तरीके से लंगर पर GST टैक्स हटाना, यह एक बहुत बड़ा फैसला है और इस GST टैक्स के IGST टैक्स, GST टैक्स, इसको हटाने का काम भी किया है। उसी तरीके से करतारपुर कॉरिडोर साहब, हम सब लोग जानते हैं, कैप्टन साहब जानते हैं, ढींसा जी जानते हैं, लंबे समय से ये डिमांड चली आ रही थी कि करतारपुर साहिब कॉरिडोर बने और डेरा बाबा नानक गुरुद्वारा गुरदासपुर से और एक कॉरिडोर के दृष्टि से वहाँ हम चाह सके इसकी योजना बने। 120 करोड़ रुपीस खर्च करके इस काम को भी किया गया। उसी तरीके से सुल्तानपुर लोधी रेलवे स्टेशन को मॉडर्नाइज किया गया, स्पेशल ट्रेन चलाई गई। सिख के दृष्टि से जो हमारे इंटरफेथ स्टडीज है उसको भी बढ़ावा दिया गया है और नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर इंटरफेथ स्टडीज, इसका भी एक चेयर गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी में एस्टैब्लिश की गई ताकि उस पर रिसर्च हो सके, ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसके साथ जुड़ सकें। उसी तरीके से ये जो हमारा प्रकाश पर्व था, गुरु गोविंद सिंह जी का 350वां प्रकाश पर्व, वह भी बड़े धूमधाम से प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में मनाया गया और जामनगर में 750 बेडेड हॉस्पिटल भी देश को डेडिकेट हुआ है, यह भी हम जानते हैं। उसी तरीके से फिर चाहे वो जलियांवाला बाग का जीर्णोद्धार का विषय हो और उसको मॉडर्नाइज करके उसमें लाइट एंड साउंड प्रोग्राम को करने की बात हो, वहाँ से लेकर के ये जो हमारे सिख भाइयों को लंबे समय तक ब्लैकलिस्ट किया हुआ था, उनको ब्लैकलिस्ट से भी उसको ब्लैकलिस्ट से हटाना, यह काम भी एक लंबे समय से ये डिमांड चली आ रही थी, इसको भी पूरा किया है। तो प्रधानमंत्री मोदी जी ने इसको पूरा किया है। दिस वी शुड ऑल रिमेंबर। उसी तरीके से हम दिल्ली में बैठे हैं, यहाँ बहुत लोग जानते हैं 1984 का रायट सिख के ऊपर जो जिस तरीके से अटैक हुआ था और मैसेकर हुआ था, उस पर भी 1984 में इतने लंबे समय से जो न्याय के मिलना चाहिए था वो न्याय नहीं मिल पा रहा था। प्रधानमंत्री मोदी जी ने SIT बैठा करके और जो हमारे विक्टिम्स थे उनको उनके आंसू पोंछने का काम किया और जो दन करके दिल्ली में घूम रहे थे, आज वो तिहाड़ जेल में हैं, उनको अंदर डालने का भी काम किया है, तो वो प्रधानमंत्री मोदी जी ने किया है। ये हम सबको समझना चाहिए। मित्रों, पंजाब के बारे में हम सबका कंसर्न है और कैप्टन अमरिंदर सिंह जी ने उस बात को कहा भी है। बॉर्डर स्टेट है, सिक्योरिटी का इशू है और जिस तरीके से लोग सिक्योरिटी के इश्यूज के साथ खिलवाड़ करते हैं उसको हम डिनाउंस भी करते हैं और देश को सिक्योर करने के लिए पंजाब स्टेबल रहे, सेफ रहे, इसकी आवश्यकता है। हम यह भी जानते हैं कि माफिया राज ने एक तरीके से माफिया ने पंजाब को कई दृष्टि से खोखला किया है। आज लैंड माफिया, सैंड माफिया, ड्रग माफिया, ये सब लोग वहाँ पर एक तरीके से पंजाब को अंदर से खोखला करने का काम कर रहे हैं और इसलिए हम ये अलायंस, ये कमिटमेंट के साथ आगे बढ़ता है कि हम इस माफिया राज को समाप्त करेंगे, ड्रग माफिया को नस्तो नाबूद करेंगे, लैंड माफिया, खनन माफिया, सैंड माफिया, ये जितने माफियाज हैं इनको हम बुक्स में लाएंगे और इनके खिलाफ एक्शन लेंगे, यह भी हम विश्वास दिलाते हैं। और इसके साथ साथ हमारी नीति जो भारतीय जनता पार्टी राष्ट्रीयता से ओतप्रोत है, उसी तरीके से पंजाब लोक कांग्रेस ने हमेशा सिक्योरिटी को इशू माना है और उसी तरीके से ढींसा साहब ने भी सिक्योरिटी को इशू माना है। इसलिए ज़ीरो टॉलरेंस अगेंस्ट टेररिज्म, वी बिलीव इन ज़ीरो टॉलरेंस और इसको हम पूरा करने के लिए हम अग्रसर होंगे। मित्रों, पंजाब में सेंटर स्टेट कोऑर्डिनेशन की आवश्यकता है।